हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। तो साथियों, क्लास 12th विषय भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आज लेकर के आया हूँ। ये प्रश्न साथियों आपकी परीक्षा के अंदर हूबहू आने वाले हैं, तो आप इनको सही ढंग से पढ़ लेना। और इनकी जो पीडीएफ मैं उपलब्ध करवा दी, 5 पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी है और 9 मॉडल पेपर क्लास 12th की संजीव डैश वर्क के वीडियो सॉल्यूशन हल करवा दिया है और उनकी पीडीएफ भी ग्रुप के अंदर डाल दी गई है। तो जिन विद्यार्थियों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी बोर्ड क्लास 6 से 12th ज्वाइन नहीं किया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। तो साथियों, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है, जो अंतिम क्षण तक लड़ेगा वह विद्यार्थी जीतने वाला है। तो दोस्तों, मैं छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक बार एक परीक्षा देने जा रहा हूँ और लास्ट अंतिम टाइम में मैं नाश्ता कर रहा था सुबह, तब मैं एक क्लास देख रहा था और साथियों मैं परीक्षा देने गया तो खाने खाते खाते उस क्लास को देखा और परीक्षा देने गया तो उस क्लास में से 5 सवाल हूबहू आए थे, ठीक है ना। और 5 सवाल का मतलब मेरे 10 नंबर सीधे बढ़ा दिए। उस खाने वक्त मैंने क्लास को सुना था केवल। तो आप सभी से निवेदन है, आप पूरा विश्वास कीजिए हमारे ऊपर, हम निश्चित रूप से पेपर आएगा। तब ये जो ऑप्शन है ना, यही हूबहू मिलने वाले आपके, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। तो आप सभी ध्यान से इनको पढ़ते रहना, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब जरूर करना। और सारी पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। साथियों, पहला सवाल है, जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक है। तो इसमें से सामाजिक कारक कौन सा है साथियों? राजनीतिक अशांति, ये क्या है? सामाजिक कारण है। दूसरा है, मानव विकास सूचकांक के परिकलन में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों? संसाधन तक पहुंच, सरकारी नीतियां, स्वास्थ्य या शिक्षा। तो सरकारी नीतियां हैं, ये शामिल नहीं है। आगे तीसरा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि जिसका विकास यूरोपीय लोगों द्वारा औपनिवेशिक काल में किया गया था। तो वह कृषि कौन सी थी साथियों? रोपण कृषि थी। कौन सी कृषि थी? रोपण कृषि थी। चौथा सवाल है, परिवहन दूरी को मापने का रूप नहीं है। जो परिवहन दूरी है उसके मापने का रूप कौन सा नहीं है? तो साथियों, मार्ग लंबाई की वास्तविक अर्थात किलोमीटर दूरी है, समय दूरी है और लागत दूरी है। लेकिन जो प्राकृतिक दूरी है ये नहीं होती है। प्राकृतिक दूरी क्या सुनी है आपने? कभी नहीं सुनी है, तो ये नहीं होगा। आगे सवाल संख्या 5 है, समतल क्षेत्रों व अंतरा पर्वतीय चौड़ी घाटियों में ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप पाया जाता है। तो कैसा प्रतिरूप पाया जाता है साथियों? यहाँ पर साथियों आयताकार है और प्रतिरूप पाया जाता है। आगे छठा सवाल है, भौम जल का अधिकतम उपयोग करने वाले राज्य है। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो यहाँ पर आपके राजस्थान और तमिलनाडु, ये 2 राज्य हैं जो भौम जल का अधिकतम उपयोग करते हैं। आगे 7वां सवाल है, रूस के सहयोग से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। कौन सा है साथियों? तो ये है आपके भिलाई बोकारो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हूबहू परीक्षा के अंदर आने की चांसेज है अब की बार कि रूस के सहयोग से स्थापित लौह इस्पात यंत्र संयंत्र कौन कौन से हैं? तो आपके भिलाई और बोकारो है। आगे नेक्स्ट 8वां सवाल है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। आगे आपसे पूछा है कि भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है रोजगार। क्या है साथियों? रोजगार। अब आगे आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की बात कर लेते हैं। पहला रिक्त स्थान है, संभववाद अवधारणा के अंतर्गत का मानवीकरण हो जाता है। तो किसका साथियों? यानी संभववाद अवधारणा के अंतर्गत प्रकृति का क्या हो जाता है? मानवीकरण हो जाता है। आगे पूछा है, 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। किस जनसंख्या को? कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। आगे
विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग कौन सा है साथियों? यह है पार साइबेरियन। कौन सा रेल मार्ग? पार साइबेरियन रेल मार्ग है और विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है। चौथा है जनसंख्या संसाधनों के अनुपात पर चिंता व्यक्त करने वाले प्रथम विद्वान का नाम क्या था साथियों? रॉबर्ट माल्थस था। क्या था? रॉबर्ट माल्थस इनका नाम था। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के अंदर पहला प्रश्न है मानव भूगोल मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होने वाला है आपके जो मानव भूगोल है वो मुख्य रूप से प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। किसका? प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। दूसरा सवाल है चलवासी पशु चारकों की संख्या क्यों घट रही है? तो इसका पहला कारण है यानी चलवासी जो पशु चारकों की संख्या घटने के दो कारण है। तो पहला कारण है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, ठीक है। और दूसरा कारण आपको लिखना है कि कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। ये इनके दो कारण है। आगे आपसे पूछा है तीसरा सवाल गंदी बस्तियों के दो लक्षण बताइए। तो पहला लक्षण तो आप बता देना कि जीर्ण शीर्ण मकान होते हैं। जो गंदी बस्तियां होती हैं उनके मकान कैसे होते हैं? जीर्ण शीर्ण मकान होते हैं। और दूसरा आप बता देना कि खुली हवाओं का अभाव होता है। जो गंदी बस्तियां होती है उनके अंदर खुली हवाएं नहीं आती है, बदबूदार हवाएं आती है। कैसी आती है? बदबूदार। तो हम कह सकते हैं खुली हवाओं का क्या होता है? अभाव होता है। चौथा सवाल है जल उपकर अधिनियम 1977 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था साथियों जल उपकर अधिनियम 1977 का प्रमुख उद्देश्य आपको लिखना है जल स्रोतों में प्रदूषण को कम करना। क्या था साथियों? जल के स्रोतों में प्रदूषण को कम करना, ठीक है। तो ये तो सवाल सारे आपको याद हो गए और जो बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट उनको याद करना। इन सारे प्रश्नों के आपके पूरे के पूरे उत्तर नीचे दिए गए हैं। आप पीडीएफ ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। चौथा है जनसंख्या की वृद्धि एवं वृद्धि दर में क्या अंतर है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। पांचवा है मानव विकास के 3 स्तंभ बताइए, इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया समझाइए, ठीक है। और मैं साथियों जो अब की बार है ना पिछले जितने भी भूगोल के पेपर है ना वो सारे के सारे डाल दूंगा। अगर उनमें से अगर आपके चैप्टर्स हैं में मैच कर रहा है तो उन प्रश्नों को भी आप थोड़ा देख लेना ताकि प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि बोर्ड आपका सेम है तो प्रश्न वहाँ से बनने हैं तो रिपीट होना चांसेस ज़्यादा है। तो मैं सारे जो पिछली साल के पेपर है ना ओल्ड पेपर वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा या फिर वीडियो भी बना दूंगा, वो अपने हिसाब से आप देख लेना, ठीक है ना। केवल पेपर शेयर करूंगा, उत्तर आपको निकालना है। आगे आपसे पूछा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया समझाइए। आठवां है विकासशील देशों में मानव बस्तियों की 3 समस्याएं बताइए। नौवां है 1981 के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में आई गिरावट के 2 कारण बताइए। 10वां सवाल है भारत से विदेश की ओर हुए प्रवास की दूसरी तरंग की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों के 2 मुख्य अंतर। इंपॉर्टेंट सवाल है 11वां ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों के 2 मुख्य अंतर। 12वां खनिजों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर के 3 सकारात्मक प्रभाव बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे पूछा है आपसे साथियों भारत द्वारा आयात निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं के नाम लिखना है, ये भी मैंने समझा दिया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यापार संयोजन से आप क्या समझते हैं पढ़ लेना, अच्छा सवाल है। 4 नंबर सवाल पूछा चतुर्थ क्रियाओं की व्याख्या कीजिए। 5वां उद्योगों को स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये मॉडल पेपर जितने भी पहले करवाए उनसे सबसे महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल पटरियों के वर्गीकरण को समझे। तो 3 प्रकार की होती है चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल पटरियां, उनका वर्गीकरण आप अलग अलग कर देना, ठीक है। 19 नंबर सवाल आपसे पूछा है कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के किन्हीं 4 प्रकारों का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। और अथवा में पूछा है द्वितीयक गतिविधियों की व्याख्या करते हुए ये समझाइए कि उद्योग एवं विनिर्माण उद्योग किस प्रकार से भिन्न हैं। और 20वां सवाल कृषि वाले चैप्टर में से आने वाला है, मैंने पहले भी कहा है कृषि वाला चैप्टर थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। भारत में फसल ऋतुओं व कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारत में चावल की कृषि पर लेख लिखिएगा, ठीक है। और जो
5 तो साथियों ये सारे मॉडल पेपर इस प्रकार से मैंने भेज दिए हैं और 10 मैंने डैश वर्क के हल करवा दिए हैं। और ये जो 4 नंबर है ना, जो आपको मॉडल पेपर भेजे हैं ना, इन्हीं स्थानों को आप देकर चले जाना, ठीक है ना। एक भी स्थान इनसे बाहर नहीं आने वाला है, ये मैं आपको लिख करके कहता हूँ, ठीक है ना। एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा मानचित्र से, तो ये तो मैं लिख कर ही देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो जितने भी 5 भेज दिए हैं, 5 और भेज दूंगा 10, और 10 डैश वर्क के भेज दिए 20, और इनमें से अगर बाहर चला जाए ना फिर देख लेना। और इसके अलावा मैं प्लस पॉइंट के अंदर आपको ये जोड़ूंगा कि आपके जो पुराने सालों के अंदर जो पेपर आए थे उनको मैं आज ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना कि जो मानचित्र है, ये स्थान तो चेंज हुए नहीं है, इनको भी एक बार उनसे और देख लेना, फिर बाहर चले तो देखना नहीं जाएगा, ठीक है। विश्वास के साथ आप हर एक चीज़ को क्लियर कर लेना। तो साथियों ये था वीडियो, आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपके लिए अंतिम दम तक परीक्षा की तैयारी के लिए प्रयास करता रहूँगा, आपको उस प्रश्न तक पहुँचाऊँगा जो प्रश्न वो परीक्षा के अंदर आने वाला है। तो आप विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, निश्चित रूप से आपको अच्छा फ़ायदा होने वाला है। और पेपर होने के बाद आपको उतनी खुशी होगी जितनी अभी जो आपका अंदर टेंशन है ना, ये सब फ्री हो जाएगा। बिल्कुल आप सकारात्मक तरीके से पॉजिटिविटी के साथ क्या कीजिए, अपनी तैयारी जारी रखिए। मात्र 2 दिन बचे नहीं है, आज का और कल का 2 दिन बचे हैं। इस तीसरे दिन आपका युद्ध होने वाला है, तो इस युद्ध के अंदर हम जीतेंगे, ठीक है ना। तो हारना तो नामुमकिन के बराबर है, जीतना तो तय है। तो साथियों आप सभी एक बार पुनः इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।